Okay, everyone. Just come back, my dear students. We are back live after the break. Everyone, just come back. चलिए, let us take our journey in pressure measurement forward. So अभी हम pressure measurement ही पढ़ रहे हैं और अभी हम इसी में ही कंटिन्यू करेंगे. सो आज की मेरी प्लानिंग है कि ऐसा करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट खत्म कर देते हैं पूरा. ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं वो लोग दे आर वरीड अबाउट के क्वेश्चन जो चैप्टर 1 है सर उसका क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, वर्कबुक के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला. तुम लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल एक नंबर का भी पेशेंस नहीं है. टीचर 1000 बार बोल चुका है, धैर्य स्टूडेंट का गहना है, सब चीजें करा दी जाएंगी. भैया तुमसे ज्यादा चिंता तो मुझे है, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें तो बल्कि अपनी सारी चिंताएं अपने गुरु पे छोड़ देनी चाहिए. तुम्हें तो अपनी सारी चिंताएं अपने गुरु पे छोड़ देनी चाहिए. बट नहीं, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे. करवा देंगे भाई, यूनिट 1 भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा कुछ कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है तो पहले वो देख लेते हैं. चलिए, कॉन्टिन्यूशन में ही लेट अस मूव फॉरवर्ड. एक बारी कमेंट बॉक्स में बता दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? सब ठीक है, शुरू करें. एक बारी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? शुरू करें. सब ठीक है. चलिए, अपने प्रिंट आउट में पेज नंबर 47 पे आ जाइए. अपने प्रिंट आउट में पेज नंबर 47 पे आ जाइए. एक स्पेशल टाइप का मैनोमीटर होता है, वो जरा देख लेते हैं. और इस मैनोमीटर को कहते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर. सो एक स्पेशल तरीके का मैनोमीटर है जिसका नाम है सिंगल कॉलम मैनोमीटर. अब इसे सिंगल कॉलम क्यों कहा जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सब बाद में देखेंगे. लेकिन अभी पहले जरा देख लेते हैं कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या है. देखिए, एक इस प्रकार के मैनोमीटर को सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहते हैं जिसके अंदर एक लिंब, मैनोमीटर का जो एक लिंब होता है, उस लिंब का एरिया दूसरे वाले लिंब के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ा बनाया जाता है. ए बेटा, हल्का फुल्का ज्यादा नहीं, कई गुना ज्यादा बड़ा बनाया जाता है. सो एक ऐसा मैनोमीटर जिसमें एक लिंब का जो एरिया है, सो मान लो ये बड़ा वाला लिंब है, इसका एरिया कैपिटल ए मान लिया, और ये छोटा वाला लिंब है, इसका एरिया स्मॉल ए मान लिया. तो एक ऐसा मैनोमीटर जिसमें एक लिंब का एरिया कई गुना ज्यादा बड़ा बनाया जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर लिंब, ऐसे मैनोमीटर को सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहा जाता है. लगभग आपको पता है 300 से 400 गुना इसका एरिया रखा जाता है. 300 to 400 टाइम्स इसका एरिया रखा जाता है. ऐसा क्यों करते हैं, क्या फर्क है, अभी देखते हैं. इनिशियली प्रेशर जो है वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता. तो प्रेशर अगर केवल और केवल वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है तो इनिशियली द लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड इन बोथ द लिम्स इज गोइंग टू बी द सेम, because it actually doesn't matter what is the shape or size or whatever thing it is not going to depend on that. Okay, wonderful. Now so this, चलो मैं इसको लिख भी देता हूं. IL नहीं लिखूंगा, नहीं तो कुछ नमूने आ जाएंगे, IL का फुल फॉर्म पूछने लगेंगे. IL नहीं लिखूंगा, इनिशियल लेवल लिखूंगा, IL नहीं लिखूंगा. टीचर जब भी डांटें, फटकारें, कुछ भी करें, कभी भी दिल पे लेने वाली चीज नहीं होती है. अगर आप अपने गुरुओं की डांट को, फटकार को आप अगर दिल पे लेना शुरू कर देंगे तो आप समझ लीजिए जीवन में आपका पतन निश्चित है. कोई आपको नहीं बचा सकता. जिस दिन आप टीचर की डांट को, फटकार, आप अभी तो ऑनलाइन मोड में हो यार. अभी शाम को भुवनेश्वर वाला ऑफलाइन बैच चल रहा है, सामने बच्चे बैठते हैं,
सामने बच्चे बैठे हैं जी, ना जाने कितनी बार डांट देते हैं, फटकार देते हैं, कुछ बोल देते हैं। जिस दिन आप अपने गुरुओं की डांट को एक ब्लेसिंग की तरह लेना शुरू करोगे, जीवन में अपने आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। मैं ये बहुत गारंटी से कह सकता हूं। तो टीचर्स की बात को भी कोई दिल पे लेता है क्या? टीचर, दुनिया में केवल 2 ही लोग तो हैं जो बिना किसी त्रुटि के लिए तुम्हारा भला चाहते हैं। सिर्फ 2 ही लोग हैं दुनिया में, एक है पेरेंट्स, मां बाप, और दूसरा है टीचर। यही 2 लोग ऐसे हैं जो कभी आपके साथ जलन भावना में आ ही नहीं सकते हैं। बल्कि आप आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में तो टीचर, इवन पेरेंट्स के लिए वही प्राउड मोमेंट है। लेकिन आपके जीवन में कितना भी अच्छा कोई रिश्ता क्यों ना हो, कितने भी अच्छे रिश्तेदार, दिस दैट, दोस्त, यारी दोस्ती में ज्यादा जीते हो ना तुम लोग, भाई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अगर जीवन में वृद्धि कर रहे होंगे, आप अगर ऊपर बढ़ रहे होंगे ना, अच्छे से अच्छा रिलेशन भी आप आगे चल के लाइफ में पाओगे कि जेलसी करता है, जलन भावना करता है, आपको नीचे खींचने पे आमादा हो जाएगा। सिर्फ टीचर्स ही वो लोग हैं जो कि एक प्योर दिल से, एक सच्चे दिल से, एक एक बच्चा जो सामने बैठा है उसको वो चाहते हैं कि यार इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए। तो टीचर्स की बातों को कभी ऐसे दिल पे नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनकी डांट को अगले दिन आपको 4 गुना मेहनत से, कभी तो शर्म और लज्जा आनी चाहिए ना। अगर मेरे सामने बैठे होते, कुछ गलती करते, तो डेफिनेटली डांट पड़ती और शर्म और लज्जा आनी जरूरी है। जब तक शर्म और लज्जा नहीं आएगी ना, क्योंकि कितनी भी बड़ा कांड कर दीजिए, समय बर्बाद कर दीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, अगर तुम्हें उसकी शर्म नहीं आ रही है कि यार अब भी नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे, अगर अभी भी शर्म नहीं आ रही है तो दोस्त, जीवन बहुत कठिन होने वाला है, आगे का बहुत कठिन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब शर्म का मतलब यह नहीं है कि पाताल लोक में पहुंच जाएं, बिल्कुल। शर्म का मतलब है एक आत्मगिलानी आ जानी चाहिए कि नहीं यार, सही तो कह रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आजकल यूथ में आपके जो आसपास दोस्त हैं, आपके जो आसपास दोस्त हैं, एक्चुअली वो दोस्त चाहे आपको कितना भी डिमोटिवेट क्यों ना कर ले, डिस्ट्रैक्ट क्यों ना कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन बच्चों को अपने दोस्त की बात ज्यादा समझ में आती है कि हाँ यार तुम मेरे वेलविशर हो, तुम मेरे वेलविशर हो। और टीचर वहीं पर अगर कुछ डांट रहा है, कुछ अच्छा बोल रहा है, इवन टीचर छोड़ो यार, तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें इस एज में कुछ अच्छा बोल देते हैं ना, तो तुम्हें लग जाती है वो बात कि यार मैं तो सही हूं, मैं तो सही हूं। कभी तो शर्म आएगी, कभी तो लज्जा आएगी। हर इंसान का एक अंदर होता है ना, कभी तो आएगा वो लज्जा। और वो लज्जा पाताल लोक में ले जाने के लिए नहीं होती है, वो शर्म मोटिवेट करने के लिए होती है कि अगले दिन आज गलती हो गई, अगले दिन वो नहीं होना चाहिए, अगले दिन 4 गुना मेहनत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझिए समझिए समझिए। तो कोशिश करिए, और अब आप इतने मैच्योर हो चुके हैं, पहचानिए कि कौन दोस्त कहां, किस परिस्थिति में, कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पढ़ाई के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग ना इतने इमेच्योर होते हो कि तुम लोग जो गलत व्यक्ति है ना उसको कैप्चर ही नहीं कर पाते हो, और तुम्हें लगता है वो बहुत सही है। और जब तक पता चल पाता है, जब तक कांड हो चुका है। समय, मेन असली कीमत किसकी है? समय की है ना, समय निकल चुका होता है। तो देखिए देखिए, हर व्यक्ति का पर्सनल है। आइए इधर देखिए। नाउ द थिंग इज कि इनिशियली द लेवल ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, सो ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है इसकी डेंसिटी को मैंने क्या मान लिया? ρm मान लिया। इन्हीं दोनों लिम्स में मैनोमेट्रिक लिक्विड का लेवल क्या होगा? सेम होगा। इट इज गोइंग टू बी सेम। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, लेट मी अप्लाई एन अननोन प्रेशर PA here. Let me apply an unknown pressure PA here.
जैसे ही मैं प्रेशर पीए यहां पर अप्लाई करूंगा तो बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ये येलो कलर का लिक्विड हल्का सा फॉल करेगा, लेकिन ये येलो कलर का लिक्विड जो फॉल करेगा, ये फॉल जो होगा ये बहुत ज्यादा बड़ा फॉल होगा कि बहुत छोटा फॉल होगा? ये फॉल बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि इस लिम्ब का एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस लिम्ब का एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सो देयरफॉर बहुत ही हल्का सा फॉल होगा इस लिक्विड के अंदर। मैंने मान लिया कि वो फॉल की वैल्यू डेल्टा एच है, लेकिन इस वाले लिम्ब में तो बहुत हल्का सा फॉल हुआ, लेकिन दूसरे वाले लिम्ब में कई गुना ज्यादा बड़ा राइज होगा, क्योंकि एरिया में डिफरेंस बहुत ज्यादा रख रखा है हम लोगों ने, और इस राइज को मैंने माना एच, इस राइज को माना मैंने एच। अब मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है इस प्रेशर की वैल्यू को पता करना, ठीक है? आओ, चाहे मैनोमीटर चाहे कैसा भी हो, लगेगा तो जंपिंग जैक मेथड ही, तो लाओ लगाते हैं जंपिंग जैक मेथड। तो वहां का प्रेशर कितना था बेटा? पी ए है ना, पी ए। ये देखो यहां का प्रेशर कितना है? पी ए। अब आप यहां से यहां क्या कर जाएंगे? जंप। जब आप यहां से यहां जंप करें, सेम फ्लूइड सेम हाइट, प्रेशर को शेप और साइज से कुछ लेना देना नहीं होता है, सेम फ्लूइड सेम हाइट। अभी हम लोग यहां से ऊपर की तरफ बढ़े, अभी हम लोग यहां से ऊपर की तरफ बढ़े वर्टिकली अप। सो वर्टिकली अप हाइट कितनी है? एच प्लस डेल्टा एच, और फ्लूइड कौन सा है? रो एम। सो देयरफॉर माइनस, वर्टिकली अप गए ना, माइनस रो एम इंटू जी इंटू एच प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने क्या ले लिया? जीरो ले लिया। अगर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो ले लिया तो क्या मेरे को पीए की वैल्यू मिल सकती है? यस, पीए की वैल्यू आ जाएगी रो एम इंटू जी इंटू एच प्लस डेल्टा एच, रो एम इंटू जी इंटू एच प्लस डेल्टा एच। अब मेरी बात सुनो, ये जो भी आपने अभी निकाला है बोर्ड पर, ये करेक्ट है कि इसमें कोई त्रुटि है? मतलब ये बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशंस है या इसमें कोई गलती कर रखी है मैंने? कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए था वैसा ही मैंने कैलकुलेशन किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। सो अगर इसके अंदर कोई भी गलती नहीं है तो बेटा यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये ट्रू वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये ट्रू वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिक, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल ही है बेटा, एक डिवाइस भी है और एक तरह का न्यूमेरिकल भी है। अब पेपर में आपसे क्या बोलेगा? पेपर में एग्जामिनर आपसे बोलेगा एज कैपिटल ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, as capital A is very very greater than A, therefore you know H is going to be very very greater than delta H, therefore in the question paper he will say neglect delta H। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में खुद कह रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू को क्या कर दो? निगलेक्ट कर दो। ओके, सो अगर हम डेल्टा एच की वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं तो मेरे पास पीए की कितनी वैल्यू आ जाएगी? पीए विल बी रो एम इंटू जी, एच प्लस डेल्टा एच में डेल्टा एच को हटा दिए तो ये क्या आ गया? एच आ गया, एच आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये जो पीए तुमने अभी निकाला है डेल्टा एच को निगलेक्ट करके, ये ट्रू प्रेशर है कि इसमें कुछ एरर है? कुछ एरर है। भले ही डेल्टा एच कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना बाबा, और अगर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है और आपने उसको निगलेक्ट कर रखा है, तो अगर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है और आपने उसको निगलेक्ट कर रखा है तो भाई एरर तो आएगा ही आएगा, भले ही वो एरर कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन एरर तो आएगा ही आएगा। अब ईएस और गेट के पेपर में क्या पूछता है? ईएस और गेट के पेपर में पूछता है फाइंड द परसेंटेज एरर। ईएस और गेट के पेपर में पूछता है फाइंड द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा? पी ए ट्रू वैल्यू माइनस पी ए एरर वैल्यू डिवाइडेड बाय पी ए ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। पी ए ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। वेरी गुड। नाउ देखो, पी ए ट्रू माइनस पी ए एरर, पी ए ट्रू माइनस पी ए एरर, क्या इन दोनों में से रो एम जी को कॉमन ले सकते हैं? यस। अंदर क्या बचेगा? एच प्लस डेल्टा एच माइनस एच। वेरी गुड।
divided by PA true. PA true is going to be rho m into G into H plus delta H multiplied by 100. तो बेटा rho m G is gone, H और H is gone. तो अपने पास क्या आ गया? परसेंटेज एरर is going to be delta H by H plus delta H multiplied by 100 is my percentage error. But wait, देखो न्यूमरेटर में केवल डेल्टा एच है, न्यूमरेटर में केवल डेल्टा एच है। तो जब कोई आदमी अकेला होता है और वो आदमी कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आदमी खुद में ही बाहुबली है भैया। अगर कंपटीशन में तुम खुद ही अकेले हो तो तुम खुद में ही बाहुबली हो ना। हाँ, सो देयरफॉर ये जो डेल्टा एच है ये वैल्यू इतनी छोटी है तो ये खुद में ही बाहुबली है, लेकिन डिनोमिनेटर में h प्लस डेल्टा एच है, तो h के कंपैरिजन में डेल्टा एच इज वेरी वेरी स्मॉल। सो h के कंपैरिजन में अगर डेल्टा एच वेरी वेरी स्मॉल है तो इसे डिनोमिनेटर से हटाए। इसे अगर डिनोमिनेटर से हटा दिए तो बताओ परसेंटेज एरर कितना आएगा? परसेंटेज एरर इज गोइंग टू बी delta H by H multiplied by 100 is going to be my percentage error. Very good. लेकिन पेपर में एक और घिनौनी चाल चलता है। पेपर में वो आपको H और डेल्टा H नहीं देगा। सुनो इधर देखो, पेपर में आपको H और डेल्टा H नहीं देगा, पेपर में आपको एरिया देगा। तो अगर पेपर में आपको एरिया दे रखा है और H और डेल्टा H की फॉर्म में लिखना है तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ। वॉल्यूम फॉल मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम राइज। Volume fall must be equal to volume rise. How much is volume fall? Volume fall is capital A multiplied by delta H is equal to volume rise. So volume rise is capital A multiplied by H. Capital A multiplied by H. Very good. So बेटा A और A तो गया, अच्छा A और A स्मॉल A है ना दूसरी तरफ, ऐसे कैसे गया? दूसरी तरफ स्मॉल A है ना, ये कैपिटल A थोड़ी ना है, यहां तो स्मॉल A है, एरिया का ही तो डिफरेंस है। तो जरा इस इक्वेशन को देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा H बाय H की। सो अगर मुझे डेल्टा H बाय H की वैल्यू चाहिए, सो डेल्टा H बाय H कितना आएगा? डेल्टा H बाय H इज स्मॉल a बाय कैपिटल A। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं इसके अंदर। अगर मुझे यही फॉर्मूला एरिया की फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा कि परसेंटेज एरर इज गोइंग टू बी स्मॉल a बाय कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबका जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर तुम जिंदा हो आज ब्रेक के बाद, और मेरे ख्याल से जिंदा होने ही चाहिए, आज न्यूमेरिकल दिवस चल रहा है, तो जरा मुझे बस इतना बता दो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगर इस वाले लिंब का एरिया इस वाले लिंब के मुकाबले 500 टाइम्स है, कैपिटल A is 500 times of small a, then find the percentage error in the calculation। भाई इसको तो खैर पूछने की भी जरूरत नहीं थी। स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A की जगह लिखेंगे 500 है, a और a कैंसल, 1 by 500 into 100 is 1 by 5। आंसर विल बी 0.2%। अब लाख पते की एक बात यह है कि सर इस तरह के मैनोमीटर का इस्तेमाल क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सुनो बताता हूं। ये सब नहीं सुना होगा आपने आज तक। सिंगल कॉलम मैनोमीटर मैं खुद एक इंडस्ट्री में पर्सनली देख चुका हूं। तो जब आपके टीचर खुद पर्सनली देख चुके हैं अपनी आंखों से, तब मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि भाई ये कहां यूज होता है। नहीं तो जनरली बुक्स में थोड़ी ना, बुक्स में तो बस कैलकुलेशंस लिख देंगे। देखिए, इसे सिंगल कॉलम मैनोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर
एक लिम्ब का एरिया इतना ज्यादा रखा जाता है दूसरे लिम्ब के मुकाबले कि वो जो लिम्ब जिसका एरिया बहुत ज्यादा है उस लिम्ब की रीडिंग को आप क्या कर सकते हो, निगलेक्ट कर सकते हो। और केवल छोटे वाले लिम्ब की रीडिंग के बेस पे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। हालांकि देखो, जो हमारे साधारण मैनोमीटर होते हैं उसमें हमें, तुम्हें याद है आज देखो, चलो अभी दिखाता हूं, इधर ही दिखाता हूं, डिजिटल बोर्ड है, हम दिखा देते हैं। ये देखो, इधर देखो, ये रहा, ये अपना साधारण मैनोमीटर है। साधारण मैनोमीटर में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन। लेकिन डिफ्लेक्शन क्या होता है, जितना नीचे आया प्लस जितना ऊपर चढ़ा, जितना नीचे आया प्लस जितना ऊपर चढ़ा, ये चाहिए ना। तो बेसिकली मुझे लेफ्ट वाले लिम्ब में भी रीडिंग चाहिए और राइट वाले लिम्ब में भी रीडिंग चाहिए, तब मैं उन्हें ऐड करके डिफ्लेक्शन निकालता हूं और तब मेरा कैलकुलेशन हो पाता है। लेकिन ये एक अनोखा टाइप का मैनोमीटर है, ये एक अनोखा टाइप का मैनोमीटर है जिसमें एक लिम्ब का एरिया इतना ज्यादा कर दिया है दूसरे के मुकाबले कि इस वाले के रीडिंग को निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब इसकी रीडिंग को देखने की भी जरूरत नहीं है, इस वाले लिम्ब की रीडिंग को, और केवल आप इस वाले लिम्ब की रीडिंग के बेस पे आप अपने कैलकुलेशन कर दीजिए। हालांकि ऐसा करने से हल्का सा एक एरर आएगा, लेकिन वो एरर कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना, एरर बहुत छोटा सा एरर आएगा। और आपको पता है एरर भी आप अब निकाल सकते हो, क्योंकि एरियाज तो आपको पता है ना, तो एरर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा फायदा क्या हो जाएगा, हमारा फायदा ये हो जाएगा कि हमें दोनों लिम्स के रीडिंग ना लेकर केवल एक लिम्ब की रीडिंग लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस मैनोमीटर को सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहा जाता है। अच्छा, अब मैंने कहां देखा था इसे इंडस्ट्री में, देखो मैंने एक इंडस्ट्री में देखा कि एक कोई कमरा है, ठीक है, और उस कमरे के अंदर टॉक्सिक गैसेज हैं, टॉक्सिक गैसेज हैं मतलब इंसान अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, और हमें इस कमरे का प्रेशर मेजर करना है। तो हम वहां पर क्या था, इस कमरे के अंदर एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर ऐसे करके लगा रखा था, एक सिंगल कॉलम मैनोमीटर ऐसे करके लगा रखा था। अब देखो यहां पर टॉक्सिक गैसेज हैं, तो हम रीडिंग लेने, तो भैया हमें तो दोनों लिम्स की रीडिंग चाहिए ना, लेकिन इस वाले लिम्ब की रीडिंग लेने हम अंदर तो जा नहीं सकते, तो इस वाले लिम्ब की रीडिंग हमें चाहिए भी नहीं। हम लोग केवल और केवल इस वाले लिम्ब जो बाहर की तरफ आ रहा है कमरे से लिम्ब, उसकी रीडिंग लेकर हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे अपना प्रेशर का कि कमरे के अंदर कितना प्रेशर है। हालांकि उसमें थोड़ा सा एरर आएगा, लेकिन भाई ये मैनोमीटर हमने ही तो इंस्टॉल किया है, तो एरिया हमें पता होगा पहले से। अगर हमें एरिया पहले से पता होगा तो शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग निकाल लेंगे कि भाई यहाँ का प्रेशर कितना होगा, विदाउट एरर भी निकाल लेंगे। मतलब एरर तो आएगा, लेकिन फिर आपको परसेंटेज एरर पता है तो आप रियल वैल्यू भी निकाल सकते हो, ट्रू वैल्यू भी निकाल सकते हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या क्लैरिटी मिली आपको। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया? यस, वंडरफुल। चलो फिर नोट्स कंप्लीट कर लो, नोट्स कंप्लीट कर लो। देखो पेज नंबर 47 पे, आपके प्रिंट आउट में पेज नंबर 47 पे सिंगल कॉलम मैनोमीटर का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी बहुत नोट कर लो साइड में, और फिर कैलकुलेशन नोट करनी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेक दिस, बटोर लो, ले जाओ, लूट लो। Very good.
कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि धरती पे अलग अलग लोकेशन पे धरती की ज्योग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से प्रेशर वेरी करता रहता है। अगर आप पहाड़ के टॉप पे खड़े हो तो प्रेशर अलग होगा, समंदर के नीचे हो प्रेशर अलग होगा। सो प्रेशर जो है वो धरती की टोपोग्राफी के हिसाब से चेंज होता है और इसको हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसको हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक दूसरा होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। अच्छा, और मैंने कल यहां तक भी डिस्कशन किया था कि हमेशा हमें अपने कैलकुलेशन लोकल के बेस पे करने होते हैं, क्योंकि हमें क्या मतलब स्टैंडर्ड से जी, हमें क्या मतलब स्टैंडर्ड से जी। चलो ये कैलकुलेशन नोट कर लो, ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिए। जो आपका अगला पेज है प्रिंट आउट में 48 पेज नंबर, तो 48 पेज नंबर के टॉप पे भी जगह खाली है, ठीक है? तो नोट करो जल्दी से, मेक इट फास्ट। सो अब हम लोग इस लॉजिक पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कौन सा लॉजिक? कि हमेशा हमें अपने कैलकुलेशंस जो हैं वो किसके बेस पे करने चाहिए? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेस पे करने चाहिए। यहां से बड़े सारे क्वेश्चंस गेट के पेपर में भी आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक मार्क्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जिस बच्चे ने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का वीडियो नहीं देखा है, बेटा आप खुद मूर्खता कर रहे हो, आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब कुछ नहीं तो मैंने 4 से 5 बार ही आप लोगों को अनाउंस कर दिया कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का वीडियो देखना ही देखना है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का वीडियो देखना। डन बेटा, ये नोट कर लिया। 2 और फॉर्मूले हैं अगले स्लाइड पे, ये नोट करो जल्दी से। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, गेज प्रेशर कैन बी नेगेटिव, but absolute pressures are always positive. Absolute pressures are always positive. All those pressures which are less than atmospheric pressure are known as negative gauge pressure or vacuum pressure. मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ही प्रेशर है, प्रेशर ही मॉलिक्यूल है। बहुत बढ़िया, हटा दूं बेटा इसे, ये नोट करो, ये दोनों आखिरी 2 फॉर्मूले नोट करो जल्दी से। फिर उसके बाद अपना वर्कबुक ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद अपना वर्कबुक ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी गुड, चलिए वर्कबुक ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 12। लुक हियर बेटा, ये पहले समझ लो क्या है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? पहले ये समझ लो, फिर उसके बाद करते रहना जो करना है। सो दिस इज वर्कबुक चैप्टर नंबर 2 ऑफ कोर्स, क्वेश्चन नंबर 12। ये जो क्वेश्चन है ये अपने मैकेनिकल की गेट के पेपर का ही क्वेश्चन है, और जिस किसी भी एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाया है मैं उसका जबरा फैन हो गया हूं। मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। देखो क्या पूछा, हमारे को एक बॉक्स टाइप जैसी चीज दे रखी है, उस बॉक्स टाइप जैसी चीज में ये कुछ P लिख रखा है, यहां पर गेज लगा रखा है G1 और यहां पर गेज लगा रखा है G2। और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
वो दे रखा है 1.01 बार। ओके, 1.01 बार दे रखा है। उसके अलावा क्या कह रहा है बेटा, इन दोनों गेज जो लगा रखे हैं इनके प्रेशर दे रखे हैं। गेज 1 का प्रेशर दे रखा है 5 बार और गेज 2 का प्रेशर दे रखा है 1 बार। गेज 2 का प्रेशर दे रखा है 1 बार। आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रेशर पी, फाइंड द प्रेशर पी। क्या क्वेश्चन है, मस्त, मजा आ गया। इधर देखो साथियों, हमें ये जो पी प्रेशर है, और ये पी प्रेशर कौन से डब्बे का है, चलो हाइलाइटर से दिखाते हैं। पी प्रेशर जो है वो इस वाले डब्बे का है, इस वाले डब्बे का प्रेशर पी है। सफेद रंग से जो मैंने दिखाया, इस वाले डब्बे का प्रेशर पी है, इस वाले डब्बे का प्रेशर पी है, इस वाले डब्बे का प्रेशर पी है। तो आपको इस वाले डब्बे का बेसिकली प्रेशर निकालना है। लेकिन सर ने आपको यह कहा था कि जब कभी भी न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा आपको गेज प्रेशर निकालना है। लेकिन एक ना बेटा एक चीज होती है, उसका नाम है एग्जाम सेंस। इसके आगे किसी की जीत नहीं है। आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, लेकिन एक चीज होती है एग्जाम सेंस। एग्जाम सेंस आपको कैसे आएगी? एग्जाम सेंस आपको आएगी प्रैक्टिस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। एग्जाम सेंस आएगी आपको टेस्ट सीरीज से, है ना। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो आपको ना एक आइडिया लगता चला जाएगा कि पेपर में किस तरीके से अप्रोच करना होता है। तो जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, मैच्योरिटी बढ़ेगा। अब देखो, सर ने आपको कहा था कि क्या निकालिए हर क्वेश्चन में गेज प्रेशर, लेकिन इस वाले डब्बे का गेज प्रेशर तो पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। और जब इस वाले डब्बे का गेज प्रेशर पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो यार एग्जामिनर इतना भी नादान तो नहीं है कि जो चीज उसे पूछनी है वो पेपर में ही दे दे। नो, इसका मतलब यहां पर तुम्हें एग्जाम सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि मुझे पी का एक्चुअली वो जो बंदा पूछ रहा है पेपर में, वो गेज प्रेशर नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। अब लड़का फिर से आ जाएगा मेरे पास, लड़का बोलेगा सर इतना आसान सवाल, अरे सर एब्सोल्यूट निकाल दूंगा, कोई बात नहीं सर, इस पी का एब्सोल्यूट प्रेशर ही तो निकालना है। और बच्चा बच्चा जानता है, आपको ना सबसे पहले ये फॉर्मूला याद आएगा पेपर में। सबसे पहले तुम्हें ये अबे तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं मैं, मुझे पता है। सबसे पहले तुम्हें ये फॉर्मूला याद आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। सबसे ज्यादा पहले ये फॉर्मूला याद आएगा। तो लड़का तुरंत बोलेगा कि पी का आपको एब्सोल्यूट निकालना है, तो पी का एब्सोल्यूट इज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक कितना है? 1.01 बार। उसमें ऐड करूंगा पी का गेज कितना दे रखा है? 5 बार। और शीघ्र अतिशीघ्र लड़का बोलेगा दैट माई आंसर इज 6.01 बार। और शीघ्र अतिशीघ्र एडियाबैटिक डेथ भी मिलेगी, मौत के घाट उतरेगा सीधा पाताल लोक में, सीधा पाताल लोक में। गलत है। यही तो सिखाना है, यही तो सीखना है आज तुम्हें। ये क्यों गलत है, ये जो अभी मैंने निकाला ये क्यों गलत है? लेकिन बेटा बच गए तुम लोग, जस्ट बचे हो, जस्ट। एग्जामिनर थोड़ा दयालु निकला, जिस भी एग्जामिनर ने पेपर सेट किया वो थोड़ा दयालु निकला। उसने ऑप्शन में ये नहीं दिया। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर ऑप्शन में ये होता 6.01, गारंटी है कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे इसी पे टिक मार कर आते। लेकिन चलो, एग्जामिनर थोड़ा दयालु था। देखो भाई, एग्जामिनर की क्वालिटीज पता लग रही हैं। दयालु भी है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तुम्हें निपटाने पे ही आमादा है, दयालु भी है, पता चलता है। अब ये क्यों गलत है? अब ध्यान से सुनना इसका रीजन। ये इसलिए गलत है क्योंकि इस वाले डब्बे का जो गेज है वो इस वाले डब्बे में लगा हुआ है।
इस वाले डब्बे का जो गेज है वो इस वाले डब्बे में लगा हुआ है। सो बेसिकली इस वाले डब्बे के गेज के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इस येलो कलर वाले डब्बे के प्रेशर के बराबर होगा, ना कि बाहर के प्रेशर के, ना कि बाहर के प्रेशर के, ना कि बाहर के प्रेशर के। समझ पा रहे हो बात को? तो बेसिकली इस वाले बॉक्स के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर होगा यार अपने लिए होगा। कल भी मैंने यही चीज बताई थी भाई, आपको क्या लेना देना बाहर कुछ भी प्रेशर क्यों ना हो, स्टैंडर्ड प्रेशर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम लोगों के लिए कैलकुलेशन में खुदा कौन है? हमारे आसपास का प्रेशर। तो इस वाले डब्बे का गेज इसके अंदर लगा है, तो इस वाले डब्बे का प्रेशर इस वाले गेज के लिए एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करेगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो इसका मतलब आपको इस येलो वाले डब्बे का पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब सुनना, अच्छा यहां पर मैं थोड़ा चेंज करके बताता हूं आपको। देखो, मान लो कि ये वाला गेज अगर इस बॉक्स में ना लग के बाहर की तरफ लगा होता, अरे रे रे इधर देखो, मान लो कि ये वाला जो है गेज ये इस बॉक्स में ना लग के बाहर की तरफ लगा होता, तो आपको पता है तब आपका ये आंसर करेक्ट होता। मैं हर परिस्थिति बता रहा हूं बेटा, दिमाग खोल के बैठो। अगर ये गेज यहां ना लग के बाहर की तरफ लगा होता तब आपका ये आंसर करेक्ट होता, तब आपका ये आंसर करेक्ट होता। लेकिन फिलहाल के लिए गेज बाहर नहीं लगा है, फिलहाल के लिए गेज बाहर नहीं लगा है, ये डब्बे के अंदर ही लगा है, तो येलो वाले डब्बे का प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब येलो वाले डब्बे का प्रेशर होगा गेज प्लस एटमॉस्फेरिक, तो येलो वाले डब्बे का जो गेज है वो ये है जो कि बाहर की तरफ लगा है। तो येलो डब्बे का गेज प्रेशर कितना है? 1 बार है। उसमें ऐड करेंगे येलो वाले डब्बे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन येलो वाले डब्बे का जो गेज है वो बाहर की तरफ लगा है, तो येलो वाले डब्बे के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा, विच इज 1.01 बार, विच इज 1.01 बार। सो दिस इज 1.01 बार। तो प्यारे बच्चों अपना क्या आंसर आ जाएगा? दिस इज 2.01 बार इज द प्रेशर ऑफ दिस डब्बा। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये देखो, इस पी वाले डब्बे का प्रेशर होगा 5 बार, प्लस येलो वाले डब्बे का प्रेशर है 2.01 बार। हेंस हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 7.01 बार, एंड दैट्स आवर आंसर। क्लासिकल क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन, अव्वल दर्जे का क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज वर्कबुक चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9। वर्कबुक चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 762 mm ऑफ Hg। सो स्टैंडर्ड देखो, ओहो, इधर तो एग्जामिनर ने डायरेक्ट जंगी छेड़ दी कि बच्चे को पता है कि नहीं पता, क्योंकि केवल वही बच्चा तो इस क्वेश्चन को निपटा सकता है जिसको लोकल और स्टैंडर्ड वाला ये कॉन्सेप्ट पता है कि किसके बेस पे कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो 762 mm ऑफ Hg दे रखी है। और वो व्यक्ति कह रहा है कि जिस जगह पे आप खड़े हो, मतलब जिस लोकेशन पे आप खड़े हो वहां की बैरोमीटर की रीडिंग। तो भाई जिस जगह पे तुम खड़े हो वहां पर बैरोमीटर वहां का प्रेशर देगा ना, विच बिकम्स द लोकल प्रेशर, कि जिस जगह पे तुम खड़े हो उस जगह का कितना प्रेशर है, दैट इज द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So the value of local atmospheric pressure is given as 380 mm of Hg। वंडरफुल। आपसे क्या, अच्छा 700 mm of Hg दे रखा है, एक्सट्रीमली सॉरी 700 mm of Hg दे रखा है, 700 mm of Hg दे रखा है। इधर देखो, so this is given to be as 700
mm ऑफ Hg। अब क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 380 mm कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 380 mm कितना होगा? सबसे पहले तो आपको अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन इसके बेस पे नहीं करेंगे, कैलकुलेशन हम इसके बेस पे करेंगे। सो 700 के बेस पे करेंगे। तो वो व्यक्ति आपसे, फॉर एग्जांपल ये भाई अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हम 700 के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। अब वो व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है? 380 mm का एब्सोल्यूट प्रेशर। 380 mm का एब्सोल्यूट प्रेशर बोले तो कहाँ से नापेंगे? जीरो प्रेशर लाइन से नापेंगे, जीरो प्रेशर लाइन से नापेंगे। और ये भैया एब्सोल्यूट का तो मतलब यही है ना कि जीरो प्रेशर लाइन से नापो। सो यहां पर ये जो जीरो प्रेशर लाइन से आपने नापा, ये कितना है? 380 mm है, 380 mm है। तो ये 380 mm जीरो से नापा तो इट विल रिप्रेजेंट कितना प्रेशर? इट विल रिप्रेजेंट 320 mm वैक्यूम। It will represent 320 mm, of course, और ये 320 mm लेस देन एटमॉस्फेरिक है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वैक्यूम प्रेशर। बहुत ही उम्दा, बढ़िया। देखो ये एक और हो गया। एक और क्वेश्चन कराते हैं, चलो थोड़े स्ट्रांग हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ। एक और क्वेश्चन कराते हैं, आज वैसे भी न्यूमेरिकल दिवस ही है। सो क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है। एक, जैसे ये सी वाटर है, तो सी वाटर की जो डेंसिटी है वो दे रखी है 1050 kg पर मीटर क्यूब टू अ संकन शिप वेयर द कंटेनर। ओके, सो आप लोगों ने क्या किया? यहां ये सी वाटर का फ्री सरफेस है, यहां से आप कितना मीटर नीचे आ गए? 200 मीटर नीचे सी वाटर में आए तो आपको एक कंटेनर मिलता है और उस कंटेनर पे गेज लगा हुआ है। उस गेज की रीडिंग दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 225 किलो पास्कल, 225 किलो पास्कल। बहुत उम्दा। आपसे क्या पूछ रहा है? टेकिंग द प्रेशर एट द सरफेस टू बी 100 किलो पास्कल। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन टू बी एज 100 किलो पास्कल। और साथ ही साथ आपको बोल रहा है कि जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंटेनर, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंटेनर, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंटेनर, फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंटेनर। आशे दहारे जी, आप अपनी साइड से चेक करिए, हमारी साइड से सब क्लियर है, सब बच्चों को सुनाई दे रहा है, सब बच्चों को साउंड आ रहा है, ठीक है। आशे दहारे जी, आप अपनी साइड से चेक करिए। देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन योर साइड। इधर देखिए। तो फिर से आपको इस वाले अबे सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन की झड़ी लगा दी आज सर ने। इधर देखो, यहां पर हमें इस डब्बे का क्या निकालना है? एब्सोल्यूट प्रेशर। हमें इस डब्बे का क्या निकालना है? एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। अब देखो, वो बच्चे महामूर्ख नहीं बोलूंगा अब मैं बोलूंगा महामूर्ख हैं वो बच्चे जो अभी भी इतना समझाने के बाद दो न्यूमेरिकल्स भी लगवा दिए। लड़का क्या, सर इतना आसान क्वेश्चन, सर इतना आसान क्वेश्चन, सर इस कंटेनर का आपको एब्सोल्यूट निकालना है, इस कंटेनर का गेज तो नहीं रखा है सर, 225 प्लस 100, सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 325 किलो पास्कल। लड़का बोलेगा माय आंसर इज 325 किलो पास्कल। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ सही है कि गलत है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ सही है कि गलत है। अबे सही गलत तो छोड़ो, पाप है। जीवन में कुछ चीजें होती हैं गलतियां, माफी के लायक हैं, लेकिन ससुरों पाप करोगे तो कौन बचाएगा? गलतियां अलग हैं, पाप की प्रकाष्ठा अलग है। ये गलती नहीं है, ये पाप है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। Why it is completely wrong? Because this container is inside the sea water, and when this container is inside the sea water,
द सी वाटर विल ऑल्सो एक्ट एज एन एटमॉस्फेयर फॉर दिस। अच्छा सुनो, जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा गलत हो, कभी आंसर ठीक भी हो सकता है। क्या आप सोच सकते हो कि ये जो आंसर मैंने अभी निकाला है ये कब, अभी तो गलत है लेकिन कब ठीक होता? अगर ये कंटेनर पानी की सतह के नीचे ना होके बाहर होता, अगर ये कंटेनर पानी की सतह के नीचे ना होके बाहर होता, तब आपका आंसर ये करेक्ट होता। लेकिन फिलहाल तो पानी की सतह के नीचे है, और अगर ये पानी की सतह के नीचे है, अब यहां पर एक और गलती करते हैं, यहां पर एक और गलती करते हैं बच्चे। गलती ये है, बच्चे क्या करेंगे, केवल ये सी वाटर का प्रेशर ले लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलत भैया, ये पूरा प्रेशर लेना पड़ेगा। ये पूरा प्रेशर इस डब्बे के लिए एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करेगा, एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करेगा। वेरी गुड। साथियों, ये जो कंटेनर रखा हुआ है इसके ऊपर पानी के भी मॉलिक्यूल्स हैं और हवा के भी मॉलिक्यूल्स हैं। पानी, हवा, तो पानी और हवा दोनों के मॉलिक्यूल्स मिलके जो प्रेशर क्रिएट करेंगे वो इस डब्बे के लिए एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करेगा, एटमॉस्फेयर की तरह बिहेव करेगा। तो आओ निकालते हैं। सो देयरफॉर अगर मुझे इस डब्बे का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो सबसे पहले तो गेज प्रेशर कितना है, 225। गेज प्रेशर इज 225, गेज प्रेशर इज 225 किलो पास्कल है। उसमें ऐड करूंगा क्या, उसमें मैं ऐड करूंगा ये पूरा प्रेशर, है ना, विच विल एक्ट एज एटमॉस्फेयर। सो 100 किलो पास्कल, यूनिट्स का ध्यान रखना है, ये किलो पास्कल है, प्लस व्हाट विल बी द प्रेशर एट एनी डेप्थ एच एट 200 मीटर, रो जी एच। रो इज कितना, 1050, इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है, इंटू हाइट कितना लेंगे बेटा, 200 है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये पास्कल में है, किलो पास्कल में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। सो इन दोनों को ऐड किए तो ये आंसर आएगा 2425 किलो पास्कल, एंड दैट्स आवर आंसर। पूरा का पूरा बैच। एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? चलो 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 चलो, तुम्हारे जवाबों का इंतजार कर रहा हूं मैं। एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया? देखो कितने क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। इफेक्टिवनेस देखो, इफेक्टिवनेस देखो। एक मिनट भी क्लास का वेस्ट नहीं होने दिया है। कभी कुछ टेक्निकल एरर हुआ तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा देखिए इफेक्टिवनेस देखिए क्लास की। एक मिनट भी या तो मेडिजी का टीचर आपको पढ़ा रहा होगा या मोटिवेट कर रहा होगा या कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा, दैट्स इट। उसके अलावा इधर उधर की एक भी बात नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई। इफेक्टिवनेस मैटर्स इन द स्टडीज, इफेक्टिवनेस मैटर्स इन द स्टडीज। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, वर्कबुक का ही क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपके वर्कबुक में। सो देयरफॉर दिस इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 11, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, सो अभी ये वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 11, मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारे पास अच्छा प्रॉब्लम है, हमारे पास एक मैनोमीटर है जिसका एक लिम्ब, वाइट से बनाता हूं, वाइट से ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे पास एक मैनोमीटर है जिसका एक लिम्ब वर्टिकल है और एक लिम्ब इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो ये हमारा वर्टिकल वाला लिम्ब हो गया और ये हमारा इंक्लाइन वाला लिम्ब हो गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो दिस इज द ट्यूब इज देयर। सो देयरफॉर you know the cross sectional area of the tube is given in the question. It is given to be as 0.5 centimeter square.
So the cross sectional area of the tube is given to, and it's a tube of uniform cross section. It's a tube of यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है, इसलिए एरिया इज सेम। और ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, ये 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि इस मैनोमीटर में इनिशियली इस मैनोमीटर के अंदर एक लिक्विड है इनिशियली, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.25 दे रखा है, ठीक है। सो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 दे रखा है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा तुम्हें भी पता है कि भाई चाहे वर्टिकल लिम्बो चाहे इंक्लाइन लिम्बो, इट डजंट मैटर, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्टिकल हाइट। सो अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों लिम्स में लेवल क्या होगा, सेम होगा। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट दिस इज माय आईएल, नहीं लिखूंगा आईएल, अब कभी नहीं लिखूंगा। आईएल क्या होता है, इनिशियल लेवल। वेरी गुड, लुक हियर, आईएल अब किसी बैच में लिखूंगा ही नहीं आज के बाद। आईएल क्या होता है पूरा पढ़ा दीजिए, फिर आईएल क्या होता है। इधर देखो, लुक हियर, फिर वो क्वेश्चन, ये दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एवरीथिंग। नाउ ही सेज इन द क्वेश्चन कि इस वाले लिम्ब में आपने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। कितना वाटर ऐड किया, 7.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का आपने इसके अंदर वाटर ऐड किया। 7.5 सेंटीमीटर क्यूब का आपने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर ऐड किए बच्चे, जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे तो वो पानी इस हरे वाले लिक्विड को डाउनवर्ड ऐसे पुश करेगा, है ना। तो जब ये इसको डाउनवर्ड ऐसे करके पुश करेगा तो बेटा जी ये हरा वाला लिक्विड थोड़ा सा फॉल करेगा, बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, यस। सो ये हरा वाला लिक्विड फॉल करेगा तो इसकी जगह कौन ले लेगा, नीला वाला लिक्विड ले लेगा। ये देखो नीला वाला विच इज पानी। तो आपने इस इंक्लाइंड वाले ट्यूब में एक्स्ट्रा पानी डाला 7.5 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी वजह से हरा वाला लिक्विड फॉल। अब सुनो, हरा वाला लिक्विड फॉल किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, लेटस से। इनिशियल के मुकाबले हरा वाला लिक्विड फॉल किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, लेटस से। लेकिन ट्यूब का डायमीटर यूनिफॉर्म है। अगर ट्यूब का डायमीटर यूनिफॉर्म है तो जितना हरा लिक्विड यहां से फॉल किया उतना ही हरा लिक्विड यहां से क्या करेगा, राइज करेगा। सो दिस, अगर ये फॉल की जो वैल्यू है वो x है तो यहां पर भी ये x हाइट से राइज करेगा। देखो इसको हाइलाइटर से दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए साथियों, ये देखो ये वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। प्लीज कंसेंट्रेट ऑन बोर्ड। इस वाले वॉल्यूम की बात चल रही है। ये अच्छा ब्लू कलर से ही दिखाते हैं। लुक हियर, ये अरे बेटा बोर्ड पे देखोगे तभी तो समझ में आएगा। ये एक वॉल्यूम नजर आ रहा है तुम्हें, यस। ये कितना वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज गोइंग टू बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये वॉल्यूम फॉल है। ये वॉल्यूम क्या है, फॉल है। कितनी हाइट से फॉल किया, x हाइट से फॉल किया। जितना वॉल्यूम ये फॉल किया है, उतना ही वॉल्यूम ये राइज करना चाहिए इधर। तो फिर से हाइलाइटर से दिखा रहा हूं। तो इतना ही वॉल्यूम यहां से ये देखो ये राइज करना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो ये जो नीली वाली जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है और ये जो हरी वाली सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के तो है ही। तो अगर इस सिलेंडर की हाइट, ये वाले सिलेंड्रिकल सेक्शन वॉल्यूम की हाइट x है तो इसकी भी हाइट कितनी होनी चाहिए, x। फॉल इज इक्वल टू राइज। ट्यूब्स आर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। लेकिन सोचने समझने वाली बुद्धि वाली बात यह है कि भाई यहां पर ये फॉल इंक्लाइंड है
और ये वर्टिकली राइज हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, तो अगर ये डिस्टेंस अगर x है तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, x साइन 30 डिग्री। देखो ना भाई, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x साइन 30 डिग्री है? और अगर ये वाला डिस्टेंस x साइन 30 डिग्री है, अगर ये वाला डिस्टेंस x साइन 30 डिग्री है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, x साइन 30 डिग्री। यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड सर। अब क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है, ही इज आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि वर्टिकल वाले लिंब में इनिशियल के मुकाबले कितना लिक्विड राइज करेगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो एक्चुअली वो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। बेटा मैं यहां पर आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। इस टेक्निक को कहते हैं डेटम लाइन मेथड। इसको कहते हैं डेटम लाइन मेथड। अभी डेटम लाइन मेथड का क्या मतलब है? डेटम लाइन मेथड का मतलब है कि आप कहीं पर भी एक लाइन खींचिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। जो भी आप लाइन खींचेंगे उस लाइन पे मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो these on this horizontal line these two points are connected by a homogeneous medium and on the same height level they are, so the pressure at A will be equal to pressure at B. Pressure at A will be equal to pressure at B. Pressure at A will be equal to pressure at B. Wonderful. साथियों प्लीज इधर देखें। कुछ बच्चे सर ने काटा, कहीं भी लाइन खींचो। अबे कहीं इधर देख, लॉजिक है, लाइन खींचने का लॉजिक है, डेटम खींचने का लॉजिक है। लॉजिक क्या है? दो पॉइंट्स शुड बी इंटरकनेक्टेड बाय होमो। ऐसा नहीं यहां सर हम तो यहां लाइन खींच देंगे, मरेगा, शीघ्र अतिशीघ्र मौत के घाट उतरेगा। ससुरे यहां लाइन खींच देगा और अगर यहां पॉइंट लिया, यहां पॉइंट लिया, क्या प्रेशर सेम होगा? नहीं, बिकॉज दोज टू पॉइंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड बाय अ होमोजेनियस मीडियम। तो इसीलिए हमें ऐसी जगह पे डेटम खींचना है, हमें ऐसी जगह पे डेटम खींचना है जहां पर प्रेशर क्या हो, सेम हो। आर वी क्लियर? यस। सो इसलिए P A इक्वल टू PB बिकॉज दिस इज नाउ इंटर, ये देखो ना, इंटरकनेक्टेड बाय अ होमोजेनियस मीडियम है तो सही, and lying on the same horizontal level, so pressure is the same। अब कुछ नहीं, जंपिंग जैक को ही कहने का दूसरा तरीका है, जंपिंग जैक को ही कहने का दूसरा तरीका है। चलो, what will be pressure at A? Pressure at A will be due to this हरा वाला लिक्विड। हरा वाला लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 है, तो प्रेशर क्या होगा, 1250 इंटू 9.81 इंटू हाइट। हाइट कितना है बेटा हरे वाले का, x प्लस x साइन 30 डिग्री, x प्लस x साइन 30 डिग्री, x प्लस x साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू प्रेशर एट B। अब ये जो, अब मजा आएगा, ये जो B पॉइंट का प्रेशर है, ये B पॉइंट का प्रेशर किसके कारण है? पानी के कारण है, पानी के कारण है। तो पानी का रो GH, दैट इज रो इज 10 to the power 3 इंटू 9.81 इंटू हाइट। अब देखो, ये जो हाइट आपको यहां पर लिखनी है, ये वर्टिकल हाइट होगी इस लिक्विड की, कि इंक्लाइंड हाइट की बात चल रही है? वर्टिकल हाइट होगी इस लिक्विड की, इंक्लाइंड हाइट की बात नहीं कर रहा है, वर्टिकल। सो मान लीजिए ये जो नीले रंग का लिक्विड है, इसका ये जो लेंथ है वो L है। अगर ये लेंथ L है तो इसका वर्टिकल हाइट होगा L साइन 30 डिग्री। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो प्रेशर में आप हाइट पुट करोगे, ये हाइट आप L पुट करोगे कि L साइन 30 डिग्री? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप ये हाइट जो है ये L पुट करोगे कि L साइन 30 डिग्री पुट करोगे? L साइन 30 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि प्रेशर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्टिकल हाइट। अब आखिरी सवाल ये बचता है कि सर ये L कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा वॉल्यूम दे रखी है आपको, वॉल्यूम दे रखी है। तो अगर मैं ये जो नीले वाला पूरा वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं,
तो नीले वाले लिक्विड का पूरा वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ द ट्यूब multiplied by L is equal to the volume of the water in the tube, that is 7.5 centimeter cube. That is 7.5 centimeter cube. तो बेटा एरिया कितना है 0.5, हाँ 0.5 multiplied by L, 0.5 multiplied by L is 7.5. ओके डियर, तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे, L का। L आप एरिया आपको दे ही रखा है 0.5, ये 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, बट L नहीं पुट करेंगे, L साइन थीटा। तो इसमें केवल एक ही अननोन है, केवल एक ही अननोन है, विच इज गोइंग टू बी x। x आप कैलकुलेट करना कैलसी पे, आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर, एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन। वंडरफुल, वंडरफुल। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी वैरायटी का, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी वैरायटी का। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या क्वेश्चन है, ये वाला सिविल के गेट के पेपर में का क्वेश्चन है, 2017 के सिविल के गेट के पेपर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमारे को ना फिर से एक मैनोमीटर दे रखा है, लेकिन इस बारी टेढ़ा मैनोमीटर नहीं है, मतलब ऐसे सीधा सा है, लेकिन एक खास बात है, इस बारी ये जो मैनोमीटर की जो ट्यूब है ना, ये एक्चुअली सिलेंड्रिकल नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है। तो बेसिकली ये जो ट्यूब है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो स्क्वायर है, और उसका डायमेंशन क्या दे रखा है, 5 mm क्रॉस 5 mm, 5 mm क्रॉस 5 mm। वेरी गुड। नेक्स्ट ही सेज इनिशियली इट इज फिल्ड विद सम लिक्विड दैट इज वाटर। आई थिंक वाटर से भरा है, हाँ नहीं वाटर से नहीं भरा है, मरकरी है, मैनोमेट्रिक लिक्विड मरकरी है। सो देयरफॉर ये अपना मैनोमेट्रिक लिक्विड है जिससे ये भरा हुआ है, एंड दिस मैनोमेट्रिक लिक्विड इज मरकरी, मरकरी। वेरी गुड। एंड इस मैनोमेट्रिक इसके अंदर ये जो मरकरी की हाइट दे रखी है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और आप सब जानते हो कि इनिशियल लेवल ऑफ मरकरी इन बोथ द लिम्स इज गोइंग टू बी द सेम। नेक्स्ट ही सेज इन द प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम है, राइट हैंड साइड वाले लिम पे क्या ऐड किया, वाटर। कितना वाटर ऐड किया, कितना वाटर ऐड किया, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, गेट के पेपर का क्वेश्चन है ना। एक्चुअली गेट के पेपर में एग्जामिनर बड़े जुझारू होते हैं गलती करवाने पे, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे, मतलब वो आखिरी तुमने सारा सब ठीक कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है क्वेश्चन में ऐसी ऐसी घिनौनी चालें होंगी कि सब कुछ ठीक करते हुए भी लास्ट में तुम गलत पे टिक कर दोगे। यस, ये गेट के पेपर की एक खास बात है, गेट के पेपर में ना आईक्यू चाहिए, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन अंडर 100, देखिए भाई 1000 रैंक लाने के लिए मैं तो कहूंगा 500 तक रैंक लाने, या मान लीजिए 400 तक, 400 के आगे तक, मतलब अगर आपको लेस देन 400 रैंक चाहिए या लेस देन 300 रैंक चाहिए तो हार्डवर्क तो लगता है, लेकिन गेट के पेपर में ना फिर आईक्यू भी लगता है, आईक्यू भी लगता है, और अंडर 100 रैंक लाने के लिए थोड़ा लक भी लगता है, क्योंकि ये जो अंडर 100 रैंक आती है ना, ये मेरा ऐसा मानना है मेहनत तो थी बच्चे की, आईक्यू भी है बच्चे में, तभी वो अंडर 100 आ रहा है, लेकिन फिर अंडर 100 के लिए ना थोड़ा लक भी उस दिन साथ होना चाहिए, यूनिवर्स की थोड़ी ताकतें भी आपके साथ होनी चाहिए। ये फैक्ट है, आदमी की किस्मत बदलने के लिए थोड़ा सा चाहिए कि यार किसी दिन उसका सिक्का, कहते हैं ना, चलता है। लेकिन ये एक चीज की गारंटी है, वो सिक्का ना बैठे बैठे नहीं चलेगा, मेहनत से ही चलेगा,
मेहनत करोगे तो अपने आप रास्ते खुलेंगे और कोई एक दिन ऐसा आएगा कि उन रास्तों में से कोई एक दिन पूरा क्लियर सब हो जाएगा और अपन निकल जाएंगे। सो आईक्यू तो चाहिए थोड़ा। सो अभी इसके अंदर हमने ऐसे करके पानी डाला, जैसे ही इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे तो आप सब जानते हो कि इसके अंदर ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है ये क्या करेगा, फॉल करेगा और उसकी जगह पे कौन ले लेगा, पानी। तो ये नीले रंग ने इसकी जगह ले ली विच इज पानी। मान लीजिए ये एक्स साइड से फॉल किया, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अगर ये एक्स साइड से फॉल किया तो यहाँ से ये एक्स साइड से राइज कर जाएगा। अब मैं आपको किस घिनौनी चाल की बात कर रहा था? द घिनौनी चाल इज मैक्सिमम बच्चे अपनी जल्दबाजी में सोचेंगे कि एक्स उनका आंसर है। गलत, आंसर एक्स नहीं है, आंसर 20 प्लस एक्स है। क्योंकि इस वाले लैंग्वेज पढ़ो जरा क्वेश्चन की, मजा आ जाएगा लैंग्वेज पढ़ के। लैंग्वेज में लिख रखा है फाइंड द न्यू हाइट ऑफ मरकरी इन द लेफ्ट लिम्ब। न्यू हाइट ऑफ मरकरी इन द लेफ्ट लिम्ब। तो यार ये न्यू हाइट ऑफ मरकरी इन द लेफ्ट लिम्ब का क्या मतलब है? न्यू हाइट का मतलब है कि लेफ्ट वाले लिम्ब में टोटल मरकरी की कितनी हाइट है। तो आपका आंसर एक्स नहीं है, बेसिकली एग्जामिनर आपसे डिमांड कर रहा है कि 20 प्लस एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब ये तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो चलो मैं ऐसे ही जल्दी कर देते हैं। एक डेटम खींचा मैंने, डेटम खींच के इस पॉइंट को ए बोले, इस पॉइंट को बी बोले, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा? पी ए इक्वल टू पी बी। मैं क्या लिखूंगा? पी ए इक्वल टू पी बी। सो पी ए इक्वल टू पी बी लिखा तो बेटा ये हाइट अगर एक्स है तो ये वाली हाइट भी एक्स ही होगी। और ये कौन सा फ्लूइड है? मरकरी। सो पी ए इज गोइंग टू बी 13.6। पी ए इज गोइंग टू बी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना है मरकरी का? 2x इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट बी निकालने के लिए मुझे पानी का हाइट चाहिए विच इज दिस L। अभी पानी का हाइट कैसे निकालेंगे? पानी का हाइट होगा एरिया, पानी का हाइट होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय L। सो व्हाट इज द एरिया? 5 mm, लेकिन ये है सेंटीमीटर में, तो mm को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लो। तो एरिया होगा 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5। अबे यार सर्कुलर सिलेंड्रिकल ट्यूब नहीं है, स्क्वायर ट्यूब है, स्क्वायर ट्यूब है। सो 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज L, हाँ, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से किसका वैल्यू मिल जाएगा बच्चे? L का। जब यहां से L का वैल्यू मिल जाएगा तो प्रेशर, पानी का प्रेशर होगा 10 टू द पावर 3 इंटू 9.81 इंटू L वहां से पुट कर देना, किसका वैल्यू निकल जाएगा? X। लेकिन X आपका आंसर नहीं है, आंसर होगा 20 प्लस X। X आपका आंसर नहीं है, आंसर होगा 20 प्लस X। X आपका आंसर नहीं है, आंसर होगा 20 प्लस X। वेरी गुड। ऐसे ही मन में एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है, जस्ट अभी स्ट्राइक किया तो सुन लो। अब आ ही गया है तो यार अच्छा है, तुम्हारे बैच में डिस्कशन हो रहा है। मन कर रहा है बैरोमीटर डिस्कस करता हूं। मन कर रहा है कि बैरोमीटर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो आपको एक साधारण देशी भाषा में बताते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। साधारण भाषा में बताते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। देखिए बच्चों, सभी लोगों को पहले से पता है कि बैरोमीटर इज अ डिवाइस that is used to measure the atmospheric pressure. So a barometer is a device that is used to measure the atmospheric pressure. कैसे निर्माण होता है इसका? मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक टैंक है, ठीक है। उस टैंक के अंदर आपने मरकरी फिलअप कर रखा है। उस टैंक के अंदर मान लीजिए कि आपने मरकरी फिलअप कर रखा है, ठीक है। और आपके पास केमिस्ट्री लैब में वो ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब। तो केमिस्ट्री लैब वाली जो टेस्ट ट्यूब है आपके पास वो है। केमिस्ट्री लैब वाली जो टेस्ट ट्यूब है आपके पास वो है,
ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब को लेकिन वर्टिकली मरकरी में इंसर्ट नहीं कर रहा हूं, जो टेस्ट ट्यूब है उसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल करके और फिर मरकरी के अंदर डाल रहा हूं। तो मैंने ट्यूब को हॉरिजॉन्टल किया और हॉरिजॉन्टल करके मैंने मरकरी के अंदर डाल दिया ट्यूब को, ठीक है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल करके मैंने मरकरी के अंदर ट्यूब को डाल दिया, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि भाई ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है ये पूरी खचाखच मरकरी से भर जाएगी, पूरी की पूरी ट्यूब खचाखच मरकरी से भर जाएगी, खचाखच मरकरी से भर जाएगी। हिमांशु तिवारी जी, पिछले क्वेश्चन में वो 2x नहीं है, x sin 30 है, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। पिछले क्वेश्चन में वो 2x नहीं है। हिमांशु कुछ भी मत बोलो, घर जाके पहले रिवाइज करो अच्छे से, तब समझ में आएगा कि ये इंक्लाइंड हाइट थी। इंक्लाइंड को जब वर्टिकल करेंगे तो x sin 30 आ जाएगा, तो वो हाइट x प्लस x sin 30 डिग्री है। मेहनत करो घर पे। हाँ, अभी बैरोमीटर पे आओ, इधर देखो। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ट्यूब को हॉरिजॉन्टल लेकर इसके अंदर इंसर्ट किए, पूरा का पूरा मरकरी भर गया, एंड अब मैं क्या करूंगा, इसी ट्यूब को अंदर ही अंदर 90 डिग्री से रोटेट कर दूंगा। इस ट्यूब को अंदर ही अंदर मैं 90 डिग्री से क्या कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैंने बाहर निकाला, रोटेट किया, फिर अंदर डाल। नहीं यार, अगर आप बाहर निकाल के रोटेट करोगे तो एयर घुस जाएगी ट्यूब के अंदर, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं एयर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं चाहता हूं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो इसीलिए मैंने ट्यूब को अंदर ही अंदर ऐसे करके रोटेट कर दिया। सो जब मैं इसको अंदर ही अंदर करके रोटेट कर दूंगा तो देखो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये है अपना मरकरी, और हमने ट्यूब को अंदर ही अंदर रोटेट कर दिया तो कुछ ऐसा मिलेगा। अंदर ही अंदर रोटेट कर दिया तो कुछ ऐसा मिलेगा। आपको पता है इसके अंदर मरकरी था, इस ट्यूब के अंदर मरकरी था। जब आप इस ट्यूब को घुमा के ऐसे करोगे तो उसके अंदर जो मरकरी है ना, वो मरकरी हल्का सा फॉल कर जाएगा, लेकिन एक लेवल पे रुक जाएगा। मरकरी हल्का सा तो नीचे आएगा, लेकिन एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। मरकरी हल्का सा तो नीचे आएगा, लेकिन एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। वेरी गुड साथियों, लेबोरेटरी में स्केल की मदद से आप ये हाइट नाप सकते हो, और आपको पता है ये हाइट कितनी आएगी, ये 760 mm आएगी। ये हाइट आएगी 760 mm। और कुछ और चुनिंदा बातें, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। सवाल ये है कि क्या ये ऊपर का रीजन आपको नजर आ रहा है? क्या ये ऊपर का रीजन आपको नजर आ रहा है जो मैंने हरे रंग से दिखाया? मुझे बस आप इतना बता दो जरा कमेंट बॉक्स में कि ये जो हरा सा रीजन मैंने यहां पर दिखाया है, इसका प्रेशर कुछ होगा कि जीरो होगा? देखो यहां पर हवा तो नहीं है, क्योंकि हमने हवा को घुसने का मौका ही नहीं दिया। तो यहां पर हवा तो कतई नहीं है, क्योंकि हमने हवा को घुसने का मौका ही नहीं दिया। तो देयर इज नो एयर हेयर। लेकिन हाँ, मरकरी के मॉलिक्यूल जरूर होंगे, वेपर प्रेशर ना, मरकरी के वेपर के मॉलिक्यूल जरूर होंगे। लेकिन ये तो आप जानते ही हो, आज का डिस्कशन भी यही था कि मरकरी के जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, एंड लीस्ट वेपर प्रेशर होता है मरकरी का। तो क्या मैं एक तरह से कह सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मैं एक तरह से कह सकता हूं कि ये वाला जो रीजन है, ये इसको मैं कहूंगा वैक्यूम रीजन, और इसे कहा जाता है टॉरिसेली वैक्यूम रीजन। टॉरिसेली नहीं तो इन्वेंट किया था ये डिवाइस भाई, टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था, तो ये जो रीजन है इसका नाम उन्होंने रखा टॉरिसेली वैक्यूम रीजन। टॉरिसेली वैक्यूम रीजन। सुनो सुनो सुनो, यहां पर ये जो ऊपर मैं चलो हाईलाइट कर रहा हूं येलो रंग से, जो अभी मैंने हाईलाइट किया, यहां पर प्रेशर एकदम जीरो के करीब होगा। एयर तो है ही नहीं, लेकिन जो आपका मरकरी है उसके वेपर्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके कारण बस एक हल्का सा प्रेशर होगा, लेकिन होगा तो नेगेटिव गेज ही ना। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहां पर नेगेटिव गेज प्रेशर है असलियत में। नेगेटिव, इट विल बी अ वेरी लो प्रेशर,
नेगेटिव गेज प्रेशर है। सो दिस इज द रियलिटी कि ये जो टॉरिसेली वैक्यूम रीजन आप कह रहे हो यहां पर असलियत में नेगेटिव गेज प्रेशर है, विच इज द रियलिटी। लेकिन आपको पता है हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर, भाई देखो असलियत में नेगेटिव गेज प्रेशर है यहां पर इधर, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशन में इजी बनाने के लिए हम जीरो ले लेंगे और सही है, ऐसी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेशर क्रिएटेड बाय मरकरी होगा ये बहुत ही कम होगा, लीस्ट वेपर प्रेशर होता है मरकरी का, तो है तो नेगेटिव गेज, लेकिन हम उसे क्या मान लेंगे, और हम उसे, अच्छा कुछ बच्चे ये सुनो फिर से वही वाली बात है, दिमाग चलाएंगे नहीं लेकिन फिर से वही वाली बात है। लड़का बोलेगा सर ये जो राइज हो रहा है इसके अंदर और ये एक हाइट पे जाके रुक रहा है, सर यहाँ कैपिलैरिटी है क्या? यार कितनी बार आज सुबह से ही आपका टीचर 10 बारी बोल चुका है ये बात, प्रेशर मेजरमेंट में कैपिलैरिटी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने इस ट्यूब का डायमीटर इतना लिया होगा ताकि ये क्या हो जाए, निगलेक्ट हो जाए, कैपिलरी के इफेक्ट्स निगलेक्ट हो जाएं। तो यहां पर ये जो कॉलम है ये क्यों राइज कर रहा है? क्योंकि यहां पर लो प्रेशर जोन है, सकिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ तो इधर और इधर के बीच में प्रेशर डिफरेंस के कारण ये मेंटेन्ड है कॉलम। तो प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए कॉलम एच हाइट पे जाके रुका हुआ है। तो यहां पर ये फिनोमिना जो है ये प्रेशर के कारण हो रहा है, ना कि कैपिलैरिटी के कारण। हे प्रभु, हे प्रभु कृपा करो। ससुरों कुछ पल्ले पड़ भी रहा है, इधर देखिए। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए यहां के प्रेशर को क्या मान लिए, 0। लगाओ जंपिंग जैक, यहां का प्रेशर कितना है, 0 प्लस रो जी एच, तो ये कौन सा लिक्विड है, मरकरी। सो रो जी एच कितना होगा, 13.6 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.81 इंटू एच, ओके, इंटू एच इज इक्वल टू बताओ, इज इक्वल टू ये देखो भाई 0 प्लस रो जी एच, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर तो सेम होगा ना, बिकॉज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इंटरकनेक्टेड बाय अ होमोजेनियस मीडियम, द प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सेम, एंड व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज PATM इज इक्वल टू PATM। सो यहीं से हमें मिल जाएगा दैट PATM इज इक्वल टू 1.01 बार, इज इक्वल टू 1.01325 बार, यही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, क्लियर। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहा हूं आप। सो दिस इज बैरोमीटर, दिस इज हाउ बैरोमीटर वर्क्स। कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम मरकरी की जगह पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, किसी का भी इस्तेमाल करिए भाई, जो फिनोमेना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन बस तकलीफ ये है कि अगर आप यहां पर पानी ले लोगे तो जो कॉलम आएगा वो 10.3 मीटर का कॉलम आएगा, और अगर वो कॉलम 10.3 मीटर का कॉलम आएगा तो फिर यार इतनी लंबी ट्यूब कहां से लाएंगे, नॉट फिजिबल, लेकिन यूज तो कर सकते हैं पानी को। एक और क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिविल के पेपर में पूछा, सिविल में था या सिविल सर्विसेज में था, मैं भूल गया, बहुत पहले का क्वेश्चन है एक्चुअली। द क्वेश्चन वाज कि अगर हम टॉरिसेली वैक्यूम रीजन में एक होल कर दें, तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, अभी मैंने आपको क्या बोला, यहां के प्रेशर और यहां के लो प्रेशर में एक डिफरेंस था, उसको बैलेंस करने के लिए ही राइज किया।
लेकिन अगर यहाँ पे होल कर दोगे तो ऊपर का प्रेशर भी PATM हो जाएगा, ऊपर का प्रेशर PATM, ये PATM, ये लिक्विड पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा टंकी के अंदर. सो मरकरी विल सेटल डाउन इन द टैंक. मरकरी विल सेटल डाउन इन द टैंक. मरकरी विल सेटल डाउन इन द टैंक. Complete batch. Tell me in the comment box whether you have understood this. Complete batch. Tell me in the comment box whether you have understood this or not. एक कोई स्टूडेंट है अभिनव पस्सी जी. अभिनव पस्सी जी पूछ रहे हैं, इतना सारा सब्जेक्ट हो जाने के बाद अभिनव पस्सी जी अब पूछ रहे हैं कि वर्कबुक कहां पर मिलेगी. हे प्रभु, ये साबित करता है कि सही में कुछ बच्चे अवतरित हो रहे हैं बीच रास्ते में. बेटा, ये जितने भी बच्चे अवतरित हो रहे हैं, मैं क्या बताऊं इनको, इनकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले पाऊंगा. रिकॉर्डेड लेक्चर से देखना है, वो भी सीक्वेंस में देखिएगा. कृपया करके बीच लेक्चर में अवतरित ना हो फ्लूइड मैकेनिक्स में. आप खत्म हो सीधा. गलती नहीं है, पाप है, पाप पाप. अच्छा सुनो, इसे नोट करना है. कहां नोट करोगे? न्यूमेरिकल रजिस्टर में नोट करो. चलो लग जाओ काम पे. अब इसे प्रिंट आउट में नोट नहीं करना है, न्यूमेरिकल रजिस्टर में नोट करो इसे. जल्दी लग जाओ काम पे. मेक इट फास्ट. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वेरी गुड. साकेत, साकेत. साकेत, अगर यहां होल कर देंगे तो इधर ऊपर का प्रेशर भी PATM हो जाएगा ना. तो जब ऊपर का प्रेशर PATM और यहां का प्रेशर PATM, जब प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है तो कॉलम नीचे सेटल हो जाएगा ना पूरा का पूरा. हिमांशु तिवारी, हिमांशु तिवारी, क्योंकि तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है कि ये L2X, इसी की बात कर रहे हो ना मेरे ख्याल से. मेरे ख्याल से जो तुम पूछना चाह रहे हो यही है कि सर इसको 2x क्यों नहीं ले लिया आपने. भाई ये 2x नहीं होगा, ये तो बस दिखा, अरे यार ये तो बस डायग्राम के तौर पे हल्का सा बराबर बन गया, नहीं तो ये अलग अलग हाइट्स हैं, अलग अलग हाइट्स हैं. रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए. क्लास का मतलब ही होता है 4-4.5 घंटे की अगर क्लास चल रही है तो फिर घर पर कम से कम 4 घंटे का रिवीजन होना चाहिए उसका. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब टीचर पहली बार पढ़ाते हैं हमें नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम घर पे शांति से बैठकर उन्हें फिर से रीड करते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ समझ में आता है. अच्छा सर ये कहने की कोशिश कर रहे थे. ये पैटर्न ऑफ स्टडी है, ऐसा कोई इसमें अनोखा नहीं है. जब आप उन्हीं नोट्स को दूसरी बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे और कुछ नया समझ में आएगा. टेक्निकल नॉलेज होती ही ऐसी है. पहली बार पढ़ोगे थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे और समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे कुछ और नया समझ में आएगा.
तो तुम्हें हर बारी फीलिंग आएगी कि अरे यार मतलब कुछ ना कुछ नया ही बनता चला जा रहा है, नया ही बनता चला जा रहा है। यही तो खासियत है सारे सब्जेक्टों की। लिख लिया बेटा? ये न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में लिखना है ये। अगर लिख लिया है तो एक बारी कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। अगर लिख लिया है तो एक बारी कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए। वेरी गुड। चलिए जरा एक 2 पॉइंट लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिख लीजिए उसी के नीचे अपने ही इसी में न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट। इफ वी यूज water instead of mercury, if we use water instead of mercury, if we use water instead of mercury, then the tube, the height h will be 10.3 meter. Then the height h will be 10.3 meter. 10.3 meter. Write down next point. Write down one more point in this. Write down one more point in this. Write down. If we make a hole in the Torricelli vacuum region, if we make a hole in the Torricelli vacuum region, if we make a hole in the Torricelli vacuum region, mercury will settle down in the tank. If we make a hole in the Torricelli vacuum region, mercury will settle down in the tank. Mercury will settle down in the tank. Very good. इधर ही अपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में ही एक हेडिंग लिखो। अपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में ही एक हेडिंग लिखिए, एक हेडिंग लिखिए न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में। राइट डाउन inclined tube manometer. Write down inclined tube manometer. Inclined tube manometer. Write in this. Inclined tube manometers are used. Inclined tube manometers are used. Inclined tube manometers are used when the pressure to be measured, or pressure differential is very small, is used when the pressure to be measured, when the pressure to be measured is very small, is very small, such that it cannot be measured with naked eyes, such that it cannot be measured with naked eyes, such that it cannot be measured with naked eyes. Then
to increase the sensitivity of manometer, then to increase the sensitivity of manometer, to increase the sensitivity of manometer by a factor of 1 by sin theta, by a factor of 1 by sin theta, tube is made inclined at an angle of theta. Tube is made inclined at an angle of theta. Tube is made inclined at an angle of theta. Tube is made inclined at an angle of theta. Tube is made inclined at an angle of theta. Very good. डोंट वरी, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम बनाओ अपने न्यूमेरिकल, जहां आपने ये पॉइंट लिखा है उसी के नीचे न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर में ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, मेक इट फास्ट, फिर एक्सप्लेन करता हूं. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेक दिस, बटोर लो, ले जाओ, लूट लो. Very good. Don't worry, I will explain what is inclined tube manometer. प्रेशर को मोहर्स डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं, सर्कल से के पॉइंट से. प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोहर्स डायग्राम, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोहर्स डायग्राम. टेंसाइल नेचर का कि कंप्रेसिव नेचर का ओवर अ सरफेस, हमेशा ये जो है ये कंप्रेसिव नेचर का होता है ओवर अ सरफेस, हमेशा ये कंप्रेसिव नेचर का होता है ओवर अ सरफेस. वंडरफुल. What is the work done in stretching any surface? The work done in stretching any surface is sigma times the change in surface area. It is sigma times the change in surface area. Sigma times the change in surface area. Very good. Done, beta. Completed this. देखो इसमें ना इस पे स्टार मार्क कर लेना, पेपर में यही पूछता है, यही उसका पेट क्वेश्चन है, यही पूछता है. ठीक है. अब ये होते क्या है, होता क्या है इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर? बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि जिस प्रेशर को आप मेजर कर रहे होते हैं वो प्रेशर बहुत ही छोटी वैल्यू होती है. बिल्कुल हो सकता है यार, मान लीजिए आप किसी चीज का प्रेशर मेजर कर रहे हो और वो प्रेशर की वैल्यू बहुत ही कम है, तो जब आपके प्रेशर की वैल्यू बहुत ही कम होती है तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा कि बहुत माइनर डिफ्लेक्शन मिलेगा. आप बहुत समझने की कोशिश करो मैं किस टाइप के प्रेशर्स की बात कर रहा हूं. मैं ऐसे टाइप के प्रेशर्स की बात कर रहा हूं जिनके थ्रू जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटा प्रेशर. तो भाई किसी जगह मान लो प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं या प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ना मैनोमेट्रिक लिक्विड का, वो डिफ्लेक्शन इतना छोटा होता है कि साधारण आंखें उसे गेज ही नहीं कर पा रही है. और तुम्हें पता है हम लोग लेबोरेटरी में भाई साधारण आंखों से ही गेज करते हैं कि भाई कितना राइज हुआ या कितना क्या हुआ. तो इस तरह की परिस्थिति में हम लोग, इसका मतलब मेरा जो वर्टिकल ट्यूब का मैनोमीटर है वो मेजर नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं
उसको मेजर करने के लिए, जो चीज नहीं मेजर कर पा रहे थे उसको मेजर करने के लिए हम लोग अपने मैनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 1/sin थीटा। और सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं? सिंपल, वर्टिकल ट्यूब को इंक्लाइन कर दीजिए एट एन एंगल ऑफ थीटा। जो चीज पहले नहीं मेजर हो पा रही थी वो अब मेजर हो जाएगी। ऐसी कोई इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं है जिनको फर्स्ट इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर में ही 3 चीजें पढ़ा दी जाती है बच्चों को। क्या क्या 3 चीजें? एक्यूरेसी, प्रिसीजन और ये अपना सेंसिटिविटी। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, ये 3 चीजें हर किसी को पढ़ाई जाती है। और तुम लोग तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, मुझे पूछने और सोचने की बात भी नहीं होनी चाहिए इसमें। तुम लोग वर्कशॉप याद है किसी पुरातत्व काल में मोहनजोदारो के समय वर्कशॉप थी तुम्हारे? तो वर्कशॉप में जब तुम वेरियस डिवाइसेस जो थे जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया या कुछ और हो गया, तुम्हें याद है तुम लोग अपने वाइवा के लिए उसकी सेंसिटिविटी याद किया करते थे, उसकी सेंसिटिविटी याद किया करते थे। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट डिवाइस कैन मेजर, स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट डिवाइस कैन मेजर। तो यहां पर वर्टिकल वाली ट्यूब जो स्मॉल रीडिंग है उसको मेजर नहीं कर पा रही थी, असमर्थ थी, तो हमने उस ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया, तो जो पहले नहीं मेजर हो पा रहा था वो अब मेजर हो रहा है। इसीलिए ट्यूब की सेंसिटिविटी बढ़ गई, क्योंकि पहले वो स्मॉल रीडिंग को नहीं कर रहा लेकिन अब उसे भी मेजर कर पा रहा है, तो अर्थात सेंसिटिविटी बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ गई। अब कैसे सेंसिटिविटी बढ़ गई? ये देखिए, ये हमारे पास कोई एक पाइप है, इस पाइप का ये जो प्रेशर P है ये वेरी स्मॉल प्रेशर है, ये वेरी स्मॉल प्रेशर है। ये इतना ज्यादा स्मॉल प्रेशर है, ये इतना ज्यादा स्मॉल प्रेशर है, वेरी स्मॉल प्रेशर। और ये इतना ज्यादा स्मॉल प्रेशर है कि इसके कारण ये जो राइज हो रहा है ना, ये वेरी स्मॉल है। ये तो बच्चों मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं इतना डायग्राम बड़ा दिखा दिया, लेकिन असलियत में वो जो राइज है वो बहुत ही छोटा है, आपको मतलब ये मेजर भी नहीं हो पा रहा नेकेड आइज से। तो आपको इस पाइप का प्रेशर मेजर करना था, आपने इस पाइप के अंदर ये लगाई वर्टिकल ट्यूब, लेकिन आप ये एच को मेजर नहीं कर पा रहे हो नेकेड आइज से, तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर इस वर्टिकल ट्यूब को इंक्लाइन कर देंगे बाय एन एंगल ऑफ थीटा। आप यहां पर इस वर्टिकल ट्यूब को इंक्लाइन कर देंगे बाय एन एंगल ऑफ थीटा। अब देखो यहां पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है? जो वर्टिकल हाइट चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने एक ही पाइप में वर्टिकल ट्यूब भी लगाया और इंक्लाइन ट्यूब भी लगाया। कितने बच्चे एक छोटी सी बात को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे कि भाई मरकरी का लेवल हर जगह, मतलब ये जो लेवल है वर्टिकल हाइट हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे इंक्लाइंड हो चाहे वर्टिकल हो, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू तो सेम है ना। प्रेशर की वैल्यू इस वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगी, तो वर्टिकल हाइट रिमेन्स द सेम, वर्टिकल हाइट रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर इसी वर्टिकल ट्यूब को अगर आप इंक्लाइन कर दोगे तो वर्टिकल हाइट तो सेम रहेगी, लेकिन ये जो इंक्लाइंड हाइट है ये बढ़ जाएगी और पानी ज्यादा उसमें फैल जाएगा। पानी ज्यादा लेंथ में फैल जाएगा ज्यादा लेंथ में। सो पानी जो है वो ज्यादा लेंथ में फैल जाएगा, ओके। अब ये वाली जो लेंथ है ये h के मुकाबले कितनी ज्यादा होगी? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये एंगल थीटा है और ये वाली हाइट h है, अरे देखो ना, ये एंगल थीटा है और ये वाली हाइट अगर h है, तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी? h इंटू 1/sin थीटा। और आपको पता है 1/sin थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो अगर 1/sin थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो किसी भी चीज, जो भी चीज विच इज ग्रेटर देन 1, अगर उसे हम h से मल्टीप्लाई करते, मतलब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी होती है कि घटोतरी? बढ़ोतरी। तो कहना है से L इज ग्रेटर देन h? यस,
और होना ही था क्योंकि पानी ज्यादा लेंथ में फैल गया ना। तो इसका मतलब अब सुनो, एच हम मेजर नहीं कर पा रहे थे तो हमने ट्यूब को क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया। एच हम मेजर नहीं कर पा रहे थे तो हमने ट्यूब को क्या कर दिया, इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा। इंक्लाइन करने से हमें ये वाली लेंथ ज्यादा मिल गई जो कि एच से ज्यादा है। अब अगर ये लेंथ एच से ज्यादा है, क्या इसे हम मेजर कर सकते हैं? यस। एच मेजर नहीं कर पा रहे थे, कम से कम एल तो कर लो। एल तो उससे ज्यादा है। कितने फैक्टर से ज्यादा है? 1/sin थीटा के फैक्टर से ज्यादा। तो आप क्या करोगे, एल मेजर कर लोगे। लेकिन अभी भी प्रेशर नहीं निकला क्योंकि प्रेशर रो जी एल नहीं है, प्रेशर रो जी एच ही है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग बोले तो कैसा, मैं आपको ऐसे समझ, देखो मान लो यहां पर ये जो इनके बीच की वर्टिकल हाइट है ये मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये जो इनके बीच की वर्टिकल हाइट है इसे मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्यूब को इंक्लाइन कर दूंगा एट एन एंगल ऑफ थीटा। सो अगर मैंने इस ट्यूब को इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये जो लेंथ एल है इसे मैं मेजर कर सकता हूं बिकॉज ये जो एल होगा ये एच के मुकाबले 1/sin थीटा टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। तो एच तो मेजर नहीं हो पा रहा था लेकिन एल मेजर कर लिया। अब एल मेजर कर लिया, एंगल पता है, ये पता है, एंगल पता है, क्या ट्रिग्नोमेट्री से एच निकाल लोगे? यस। एच अगर आ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। एच अगर आ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। सो ज्यादा हेडेक मत लो, पेपर में बस एक ही चीज याद रखना, सेंसिटिव इंक्लाइन करने से सेंसिटिविटी कितने से बढ़ जाती है, 1/sin थीटा के फैक्टर से बढ़ जाती है। 1/sin थीटा के फैक्टर से बढ़ जाती है। वेरी गुड, 1/sin थीटा के फैक्टर से बढ़ जाती है। नाइस। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नॉट। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स whether you have understood this or not. Nice. So इसी के साथ बच्चों प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट और जितने न्यूमेरिकल्स मुझे लगवाने थे वो खत्म होता है। बस एक ही टॉपिक बचा है, एक टॉपिक बचा है विच इज पास्कल लॉ। बट पास्कल लॉ में आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसके पीछे रीजन है। पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि देखो पास्कल लॉ पढ़ने का असली मजा तुम्हें तब आ पाएगा जब तुम थोड़ा ना विजुअलाइजेशन कर पाओगे, तब पास्कल लॉ पढ़ने का मजा आएगा। और उस पास्कल लॉ तो अरे डिराइव तो मैं अभी 2 सेकंड में कर दूं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना वो पढ़ने का मजा तभी है जब आप वो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर रखी है, व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर रखी है यूट्यूब वीडियोस की, उस प्लेलिस्ट में देखना 2 वीडियोस हैं पास्कल लॉ के ऊपर। आज का आपका होमवर्क है ये, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है ये। पास्कल लॉ के 2 वीडियो हैं, उसमें से एक वीडियो तो वॉल्क्सवैगन कंपनी का ऑफिशियल वीडियो है। तो वॉल्क्सवैगन कंपनी के ऑफिशियल वीडियो में उन्होंने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दिखाया है पूरा एनिमेशन के थ्रू। और एक जो दूसरा वीडियो है ओहो उसमें अमेजिंग एनिमेशंस के थ्रू पास्कल लॉ की बात करी गई है। तो यहां पर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग यूज कर रहा हूं। जनरली अभी तक हम क्या करते थे, जनरली अभी तक हम क्लास में क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि पहले मैं पढ़ाता था फिर घर जाके आप वीडियो देख रहे थे। लेकिन पास्कल लॉ के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पहले आज आप घर पे वीडियो देखो पास्कल लॉ के, और कल मैं पास्कल लॉ डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी देखो पता नहीं डेली बेसिस पे ऐसे मैसेज कहां से आ जाते हैं। अभी फिर से कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर वीडियो कहां से मिलेगा। मेरे ख्याल भैया इतनी बार चीजें बता चुका हूं, ये लोग आते ही एकदम से मतलब
बीच रास्ते में ही प्रकट होते हैं बहुत सारे बच्चे। बेटा वीडियो मिलेगा व्हाट्सएप पे, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर है 9718867570 67570। बल्कि इस नंबर को मोबाइल में सेव ही कर लो। ये पहली क्लास में बताया था कि हमारा रिलेशन कोई सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, अब ये जिंदगी भर चलता रहेगा। इंटरव्यूज से लेकर गाइडेंस से लेकर न जाने क्या क्या दसियों चीज की जरूरत पड़ेगी। सो देयरफॉर इसको सेव ही कर लो अपने मोबाइल में वरुण पाठक सर के नाम से। तो आज आपका होमवर्क है, अच्छा एक अब होमवर्क क्या है, प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको सारे करा दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्कबुक और क्वेश्चन बैंक के प्रेशर मेजरमेंट के क्वेश्चन आज आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 1 अभी मत ट्राई करना, क्योंकि यूनिट 1 में अभी मुझे बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आज आप लेकिन प्रेशर के क्वेश्चन जरूर आप कर सकते हो। बच्चे जो मैंने करा दिए वो तो ठीक है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो आपका होमवर्क है, ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। दीपक कुमार डेली बेटा मेरे पास 100-200 मैसेज आते हैं, हो सकता है कि स्किप हो गया हो मैसेज, तो फिर से भेज दो, रिमाइंड कर दिया करो ना भाई। टीचर आई एम अ वेरी बिजी मैन यार, मैं मजाक, अभी आपकी क्लास खत्म किए, अभी ऑफलाइन बैच भी है। सो मेरा तो दिन भर आई एम अ वेरी बिजी मैन। तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि मैं मोबाइल ही लेकर बैठा रहता हूं और जैसे ही आप मैसेज करोगे एकदम तुरंत मैं भेज दूंगा आपको आपका रिप्लाई। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस इज द की। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वंडरफुल। चलिए, सो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बिफोर लिविंग टुडेज लेक्चर, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या आप लोगों को प्रेशर मेजरमेंट मजा आया कि नहीं आया? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, क्या आप लोगों को प्रेशर मेजरमेंट मजा आया कि नहीं आया? चलिए, कल हम लोग वापस से 8 AM शार्प मिलेंगे, 8 AM शार्प मिलेंगे और कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इतना जबरदस्त टॉपिक है कि लिटरली मजा ही आ जाएगा। पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ चलो, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर से आपकी एनर्जी इतनी तेज जबरदस्त रहती है, पूरे दिन इतनी एनर्जी कैसे रहती है? अच्छा है, बताऊंगा किसी दिन। चलो ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। ओके, सो फॉर दिस लेक्चर दिस इज वरुण पाठक सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद, नमस्कार एवरीवन।